अगर आज स्टूडियो में हमारे साथ जो आज हमारे दूसरे मेहमान हैं ये हैं डॉक्टर अनंत आशुतोष त्रिवेदी। आपको बता दें कि ये महानिदेशक हैं हेरिटेज सोसाइटी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा सर्वप्रथम सादर प्रणाम। जी सर, हम जानते हैं कि आज हम नेशनल ज्योग्राफिकल डे भी मनाते हैं और जब इसके अगर महत्व के बारे में बातचीत करें तो हम सभी जानते हैं कि इसको बचाए रखना हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको इस दिन मनाया जाता है ताकि इसको लेके लोगों के बीच में एक जागरूकता बने। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस विषय में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 27 जनवरी है। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक डे के रूप में मनाया जाता है, जैसा आपने बताया। तो हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है व्यक्ति के एक ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो आज मैं आप लोग के सामने चूँकि डीडी बिहार पे बात कर रहा हूँ, डीडी बिहार के परिप्रेक्ष्य को ध्यान, इसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, इसके रीजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसके दर्शक बिहार के अलग अलग हिस्सों के देखने वाले अधिक हैं, बाहर के लोग भी ज़रूर देखते हैं। तो मैं सर्वप्रथम उन दर्शकों को प्रेषित करते हुए बताना चाहूँगा कि बिहार में बहुत सारे वैसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जिसके बारे में हम सभी को जानने की ज़रूरत है। तो आज मैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के ऊपर बातचीत करूँगा बिहार के, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिक साइट है, हिस्टोरिकल साइट्स है बिहार का, चाहे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो बिहार का, चाहे हम टेम्पल देखने जाते हैं, किसी हेरिटेज प्लेस को देखने जाते हैं, तो वह किसी ज्योग्राफिकल लैंडस्केप में स्थित है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजगीर हम जाते हैं, राजगीर की वादियों में, राजगीर की घाटियों में सोन भंडार की गुफा देखते हैं, तो वह किसी न किसी पहाड़ का अंग है, उस पहाड़ के उसमें गुफा में उसको एक्सकेवेट करके बनाया गया है। तो यह हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। अगर उसको जानेंगे नहीं तब तक हमारे जो टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज का जो एस्पेक्ट है वह उद्घाटित नहीं हो पाएगा, वह हाईलाइट नहीं हो पाएगा। तो हम सभी को यह जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की स्टडी के ही ज़रिए कहीं ना कहीं हम ये भी देख पाते हैं कि हम देश नहीं विदेश, और कहीं अगर हम बिहार के ही बारे में बात करें तो हम बहुत ऐसी जगहों के बारे में हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। अपने हेरिटेज के ही बारे में बात किया, राजगीर के बारे में बात किया, तो इस विषय में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसके माध्यम से, इसके स्टडी के माध्यम से कैसे लोग जान पाते हैं? ज़रूर, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे युवा पीढ़ी बहुत जानती है, लेकिन कुछ और जानने की भी ज़रूरत है। उदाहरण के स्वरूप हम सभी, जैसे ही गुफा हमारे मन में आता है, केव हमारे मन में आता है, क्योंकि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं केव और इसके एस्पेक्ट्स है, बिंदु है, तो हम अजंता एलोरा की बात खूब करते हैं, बिहार में रह के बात करते हैं। तो भी जानते हैं कि भारत के अति महत्वपूर्ण राज्य जो महाराष्ट्र है, वहाँ हमको अजंता और एलोरा देखने की बात करता है। लेकिन बिहार वासियों को सर्वप्रथम अपना क्षेत्र की इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, सिर्फ बिहार और भारत का ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला मानव निर्मित गुफा बनाया गया तो बिहार में बनाया गया। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी बहुत कम संख्या में इसको जानती है। यही जहानाबाद बगल में पटना में बैठ के हम लोग अभी स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से जहानाबाद ज़िले में अब बराबर जाएंगे, वहाँ जाके उसको देखेंगे बड़े विस्तार से। और इसका लैंडस्केप इतना सुंदर ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे वह स्थित है, और यह आज से लगभग 2300 साल पुराना है। अजंता और एलोरा तो उसके काफ़ी बाद में बनाई गई गुफा का निर्माण किया गया। तो ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सम्राट अशोक ने इसको निर्माण किया था, इस गुफा को निर्माण किया था, उस तरह से सम्राट अशोक ने और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने का काम किया था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, बराबर नागार्जुनी गुफा को, क्योंकि हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट बिहार वासियों को तो ज़रूर जाने, क्योंकि पूरे भारत का गुफाओं का जनक जिसको कहा जाता हो, फादर ऑफ इंडियन केव्स जिसको कहा हो, तो उसको जानना किसको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल स्टडी के ही माध्यम से हम अपने हेरिटेज और बहुत से ऐसी स्पीशीज़ के बारे में, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में भी जान पाते हैं, जिससे हर किसी को जानकारी नहीं होती है। और साथ ही अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ही बात करें, और साथ ही बिहार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, तो आज हम राजगीर को ही देखते हैं, तो जिससे देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सुंदर भी बन गया है। तो इस विषय में, इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सभी जानते हैं कि राजगीर प्रारंभ से ही टूरिस्ट को और कॉमन मैन को अट्रैक्ट करते रहा है। बुद्ध और जैन विभिन्न संप्रदायों के जो महापुरुष लोग हैं, उनका वर्षावास का काल राजगीर में लोग रहते थे और वहाँ जाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी राजगीर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर रही है, क्योंकि राजगीर में यहाँ बहुत सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा आपने नाम लिया, उसको बन जाने के बाद ना
एक पूरे उस रीजन का अलग अलग जो यूनिकनेस था वह निकल के सामने आ रहा है। वाइल्ड लाइफ में आप जाएंगे तो देखेंगे ग्लास ब्रिज भी वहाँ देखने को मिल रहा है। ग्लास ब्रिज पे बैठने के बाद पूरे जो कि हम लोग गूगल अर्थ से देख पाते थे, बर्ड व्यू देख पाते थे पूरे वैली को, ग्लास ब्रिज के पास जाने के बाद लगता है पूरी जोग्राफिकल फीचर्स है ना उसको हम अच्छे से देख पा रहे हैं। और आज के लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी, जब तक हम साइट को विजिट नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं, तब तक किताबों को सिर्फ अध्ययन करने से, उसको पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है, उतना हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं जब तक एक विजुअली उस चीज़ को देख नहीं पाते हम। इसीलिए लगता है कि प्रारंभ से ही हम लोगों की परिपाटी रही है कि बच्चों को, विशेषकर विद्यार्थियों को, हम किसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस में घुमाने लेके जाते हैं, वहाँ उनको दिखाने ले जाते हैं कि ताकि वह देखेंगे तो अधिक से अधिक उनके आँख के ऊपर, उनके पटल के ऊपर अस्थायी तौर पर स्थिर रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर बिहार की ही बात करें, जैसे हम बिहार के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो बिहार में कहीं ना कहीं ये एक मिक्स्ड हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज का भी मिक्सचर है। अगर हम बिहार की बात करें तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत यूनिक चीज़ आप हाईलाइट कराना चाह रही हैं, क्योंकि बिहार कई मामलों में बहुत यूनिक चीज़ें बिहार में हैं, अनेक तरह के। जैसे देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बिहार में 2 महत्वपूर्ण साइट हमारा शामिल किया गया है। सबसे पहले महाबोधि मंदिर को, जो बोध गया में है, और दूसरा नालंदा महाविहार को, जो नालंदा जिला में है। तो यह दोनों जो है कल्चरल हेरिटेज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। लेकिन आप देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूरे विश्व में जो शामिल स्थल हैं, भारत में भी वैसे हैं, उसमें कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज को भी शामिल किया गया। तो उसको मिक्स्ड हेरिटेज, दोनों को, जहाँ दोनों का मिश्रण रहता है उसको मिक्स हेरिटेज कहते हैं। वैसी कैटेगरी में भी भारत में स्थल हैं, लेकिन बिहार में अभी एक भी वैसा मिक्स कैटेगरी का स्थल नहीं है, क्योंकि हम नेशनल ज्योग्राफिक डे के अवसर पे अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हेरिटेज डे नहीं है कि सिर्फ हेरिटेज की बात हम करें और बिल्ट हेरिटेज की बात करें। तो वैसे नेचुरल इंपॉर्टेंट लोकेशन से, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसमें राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगीर का आप देखेंगे कि राजगीर की वादी में जब जाएंगे, घाटियों में जाएंगे, तो फोर्टिफिकेशंस, नेचुरल फोर्टिफिकेशंस किया हुआ है चारों तरफ से। लगता है कि हिल ऐसा बना दिया गया है कि उस राजधानी को, प्राचीन काल में जो राजधानी रही थी वहाँ राजगीर में, तो उसको खुद सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इतना सुंदर ज्योग्राफिकल लोकेशंस होने के साथ ही साथ बाद में अलग अलग कालखंड में लोग वहाँ आके भी रहे, तो ये बिल्ट हेरिटेज का भी पार्ट हो गया, और हिल्स वगैरह है तो वो भी आपका नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। सबसे अच्छी बात और भी है राजगीर को मिक्स हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ वाटर स्प्रिंग है और हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलता है। वह तो बहुत कम जगहों में, तो क्या क्या नहीं है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से राजगीर बिहार का इकलौता प्रमुख स्थल साबित हो सकता है, जिसमें कल्चरल हेरिटेज को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं और नेचुरल हेरिटेज को भी। वाइल्ड लाइफ बन जाने से उसकी खूबसूरती और बढ़ गई नेचुरल हेरिटेज की। बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ही बात करें तो कहीं ना कहीं इसको बचाए रखना, अगर मिक्स्ड हेरिटेज की ही बात करें या अपने हेरिटेज की ही बात करें, अपने कल्चर की बात करें, तो उसको आने वाले कल के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए बचा के रखना कितना ज़रूरी समझते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे तक, जो नवजात शिशु है, जिसको सद्योजात कहा जाता है, चाइल्ड जस्ट बॉर्न, तो वे शुरू से ही घर के गार्जियन भी उनको मोबाइल में इंगेज करके सबको उस तरह से हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को, क्योंकि अभी हाल ही में इसी उद्देश्य को लेके, कैसे हम अपनी चीज़ों को, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को, हिस्टोरिकल प्लेसेस को अपनी युवा पीढ़ी को हाईलाइट कराएं। तो अभी हमने पिछले कई सालों से हम हेरिटेज ओलंपियाड करा रहे थे बच्चों के बीच में, क्योंकि हम साइंस ओलंपियाड की बात खूब करते हैं, मैथ्स ओलंपियाड की बात खूब करते हैं, लेकिन अपने नेचर के हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करना है उसको लेके भी हमको काम करने की ज़रूरत है। तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड पूरे बिहारी नहीं, भारत के कई सारे राज्यों में पायलट तौर पे उसको करा रहे हैं, और उसमें नर्सरी क्लास से बच्चे भाग ले रहे हैं। बहुत आश्चर्य करने की बात है। तो मैंने उनको इंगेज करने का प्रयास किया कि नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ शामिल होंगे इस ओलंपियाड के माध्यम से, और अपने जो भी उनकी भावना है अपने हेरिटेज को, अपने नेचर्स के प्रति, कैसे इसको, क्या सोचते हैं, उनको क्या फीलिंग है, उसको बड़े अच्छे से बताते हैं और उसका इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्लास 6 से ऊपर क्लास के बच्चे हैं, स्वयं वीडियो बना के उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो युवा पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम को कराने के बाद मुझे फील हुआ कि जिस काम को
रिसर्च स्कॉलर, शोधार्थी और फैकल्टी और एक्सपर्ट्स करते थे सब्जेक्ट के, वो हमारी आज की युवा पीढ़ी कर रही है, इतना सुंदर अवेयरनेस करने का काम कर रही है। हम बच्चों के लिए अब क्या करेंगे, बच्चे खुद हमको अवेयर कर रहे हैं, तो कितने बड़ा एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है इस मिशन को लेके, कैसे हम आने वाली पीढ़ी को अपने नेचर के प्रति और उनके बिल्ट हेरिटेज के प्रति उनको अवेयर कर सकते हैं। बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और अब बच्चे इस मिशन में आगे आ गए हैं। अब बच्चे खुद कहते हैं मिशन हेरिटेज फॉर ऑल। अब हेरिटेज सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने वाले, हिस्ट्री पढ़ने वाले, आर्कियोलॉजी पढ़ने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले लोगों के लिए नहीं है, हेरिटेज तो सबके लिए है। और साथ ही अगर हम बिहार की ही बात करें या फिर ऐसे अगर हम देश की भी बात करें, तो अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे अनटच्ड प्लेसेस हैं या अनटच्ड स्पीशीज़ हैं जिसके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जानकारी होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं या फिर बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ जिसे लोगों को पता भी नहीं है जिसके बारे में, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हम जानते हैं कि बिहार में अगर कॉमन मैन से बात करें, आप ही से अगर बातचीत करना चाहते हैं, आपसे अगर जानना चाहते हैं हम कि बिहार में कितने जगह आप जानती हैं कि हेरिटेज प्लेसेस है, मुश्किल से 5, 10, 20, 25, 50, 100 बता के आप उसके बाद कहेंगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में आपको विश्वास नहीं होगा, 2000 से ज़्यादा हेरिटेज प्लेसेस हैं, हेरिटेज विलेजेज हैं। उनको हेरिटेज विलेज में इसलिए कह रहा हूँ कि नालंदा में किसी काम जब वह पूरा खंडहर की तरह तब्दील हो गया, सब र्यून्स बन गया उसका, तो एक गाँव के रूप में हो गया था, क्योंकि उतनी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। तो वैसे वैसे जगह बिहार में 2000 से ज़्यादा है। तो उन 2000 जगहों को, लेकिन हम सभी को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्योंकि यह जो विषय है दोनों सरकार काम करती है। जैसे एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम करती है, एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। तो हेरिटेज वाला जो पार्ट है, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम करती है हेरिटेज। तो हम देखते हैं कि बिहार में हमारा लगभग 71 के आसपास आर्कियोलॉजिकल साइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है। और वही बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार के आसपास, तो लगभग 50 के आसपास। तो देखते हैं कि दोनों मिला के 100 साइट ही है। लेकिन 100 साइट जो सरकार द्वारा सुरक्षित है, उतने हम कॉमन लोग 100 साइट भी नहीं जानते हैं। और तो मैं तो बात कर रहा हूँ 2000 का साइट, तो बहुत सारे हैं, मैं किसको गिनवाऊँ इसके बारे में इतने कम समय में इंटरव्यू में। तो मेरे ख्याल से अलग अलग मंचों पे मैं बातचीत करता हूँ उसके बारे में विस्तार से। तो वैसे आप हर वो पंचायत में जाएंगे तो हर 2-3 पंचायत के बाद एक पंचायत आपको वैसा मिल जाएगा जहाँ आपको हिस्टोरिकल लोकेशन है। जैसे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कितना सुंदर इम्पोर्टेंट काम किया है, रामसर साइट के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया है कांवर झील को लेके। बेगूसराय एक जगह है, बेगूसराय आप जाएंगी तो वहाँ आप कांवर झील देखने को मिलेगा। तो उस कांवर झील के बारे में लोग उस तरह से नहीं जानते थे, लेकिन मीठे पानी की कितनी सुंदर झील है, तो उसको बहुत बड़ा रामसर साइट के रूप में, बिहार का इकलौता रामसर साइट के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट इसको डेवलप कर रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रोहतास भी हम देखते हैं कि रोहतास भी एक ऐसी जगह है जो आज कहीं ना कहीं लोग वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और एक टूरिज़्म का भी एक वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। जैसे राजगीर की अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनटच्ड प्लेसेस हैं बिहार में जिसके बारे में लोगों को नहीं पता और जिसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर आने वाले पीढ़ी के लिए। और तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके बाद वही बातें हो गई इसमें कि आप जिस जिला में आप जाए, उदाहरण के तौर पे हम अगर औरंगाबाद ज़िला में जाते हैं तो औरंगाबाद ज़िला में हम किसी हेरिटेज प्लेस के बारे में सुनते हैं तो लोगों को लगता है नहीं, देव मंदिर है, जहाँ छठ पर्व के समय लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। लेकिन देव मंदिर, हम सभी जानते हैं कि कोई भी मंदिर एकाएक विकसित नहीं होता है। उस कालखंड में, जिस कालखंड में मंदिर बना होगा, तो आसपास गांव जरूर रहे होंगे, किसी गांव से कोई सामग्री आई होगी, तो उस गांव में भी उस कालखंड का अवशेष आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम हाईली इम्पोर्टेंट जो साइट है, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको हाईली इम्पोर्टेंट साइट बना देते हैं, लेकिन उसका भी तो वही इम्पोर्टेंस है। तो आपको अभी मैंने हाल ही में, आज से लगभग 13 साल पहले औरंगाबाद जिला में एक जगह कुटुम्बा, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस भी हो चुका है उसके बारे में। और वहाँ से लगभग आज से 10,000 साल पहले का अवशेष मिला था वहाँ का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। तो इस तरह से, और मैंने 2019 में खुदाई करवाई थी लारी में, अरवल जिला का एक लारी जगह है, लारी गाँव है, लारी गाँव में। तो ऐसे सैकड़ों जगह है जिसके बारे में
हमको युवा पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम मिक्स्ड हेरिटेज कल्चर की बात करें, ये अनटच प्लेसेस की अगर हम बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं हमें इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं, हम अपने कल्चर के बारे में जान पाते हैं, हेरिटेज के। जैसे अपने मंदिर की ही बात की, अगर कोई मंदिर अगर निकलता भी है तो कहीं ना कहीं उससे हम उसके बारे में, पूरे इतिहास के बारे में हम जान पाते हैं, जो आने वाले कल के लिए भी एक ज्ञान का बहुत बड़ा माध्यम भी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हमको उसको जानना बहुत ज़रूरी है अपने इतिहास के बारे में, क्योंकि उसके बारे में जब तक अपने इतिहास को हम जानेंगे नहीं तो हमारी सांस्कृतिक डेवलपमेंट जो हुआ है, इस परिवेश का हमारा अपना जो डेवलपमेंट हुआ है उससे हम अछूता हो जाएंगे। क्योंकि अपने रूट को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप रूट को तभी जान पाएंगे जब आप अपने हेरिटेज को जानेंगे, अपने कल्चर को जानेंगे। और उसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है ना, हर लोग को जानना ज़रूरी है। स्पेशली यूथ को मैं इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि जब भी यूथ को आने वाले समय में आज न कल किसी इंटरव्यू से होकर गुजरना है, तो इंटरव्यू में 2-3 मौलिक प्रश्न जो उनके पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आते हैं। तो अब जैसे ही आप बताते हैं कि हम यहाँ से आते हैं, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ से आते हैं तो उसकी क्या विशेषता है, क्या जानते हैं उसके बारे में, तो वही विशेषता बताएंगे जो इसके हेरिटेज है, जो इसकी यूनिकनेस है। और जैसे ही आप उनको बताते हैं कि हमारी यह यूएसपी है, हमारी यह पहचान है, तो जानने वाला कितना ज़्यादा प्रसन्न होगा। उदाहरण के तौर पर जब नालंदा महाविहार का खुदाई हो रहा था तो कई सारे मुहर वहाँ से खुदाई से निकल रहे थे। हम सभी जानते हैं नालंदा महाविहार को उस समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगभग 200 गाँव का डोनेशन मिलता था। 200 गाँव उनको अपनी आर्थिक आय उनको देने का काम करते थे। उसी में एक जगह है घेजन, जहानाबाद जिला में छोटा सा गाँव है घेजन, जिसके बारे में तो उस वहाँ के नालंदा महाविहार की खुदाई से एक मुहर मिला, जो ऑफिस में हम लोग सील यूज़ करते हैं। उसमें लिखा हुआ है घृतांजना ग्रामस्य जनपदस्य। तो इस संस्कृत भाषा में और लगभग नागरीय स्क्रिप्ट में वह लिखी हुई है, और वह घेजन गांव के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो सोचिए कि गांव वाले कितने खुश हो जाएंगे अपने हेरिटेज के बारे में जानेंगे। तो ऐसे दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में बिहार में चप्पे चप्पे पे हेरिटेज है, और हमें युवा पीढ़ी को जानने का इसलिए ज़रूरी है कि वह अपने रूट से कनेक्ट होंगे। अब घेजन गांव के रहने वाले लोग विदेशों में भी रहेंगे तो कितना प्राउड फील करेंगे कि हमारा ही गांव था जो नालंदा महाविहार को रन कराता था। बिल्कुल। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने बताई कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं या किसी दूसरे शहर के लोगों से अगर मिलते हैं, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके शहर में क्या है। तो अगर हमें इसकी जानकारी होगी, हमें इसके बारे में अगर पता होगा, अपने कल्चर के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को भी बता पाएंगे, जिससे लोग भी अट्रैक्ट होंगे और हमारे शहर में आएंगे और देखेंगे चीज़ों को। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से सर शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया।